कैसे हैं आप लोग? तो कैसे चल रहे हैं एग्जाम्स की प्रिपरेशन? सर एग्जाम्स टाइम्स आर ऑन द बोर्ड, नाउ वी नीड टू डिस्कस द सर्टेन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। तो आज हम कर रहे हैं लिटरेचर का वो टॉपिक जो हर स्टूडेंट के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द है, ऑनेस्टली सिरदर्द है। अब आपने कहा सर ये कैसे है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे क्लियर करते हैं, हम समझते हैं। दैट इज मार्क्सिज्म। यस, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस मार्क्सिज्म। मार्क्सिज्म है क्या आइडियोलॉजी है, कैसे क्लियर करेंगे, एंड व्हाई इट इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू डिस्कस मार्क्सिज्म। Also, what this Marxism is doing in literature, मतलब लिटरेचर कोई लेना देना नहीं है इसका मार्क्सिज्म का, लेकिन फिर भी लिटरेचर का एक मेजर पार्ट बन चुका है। नाउ कम टू द मेजर पॉइंट। आप बोलते हो सर मार्क्सिज्म, इसको समझना जरूरी है। यस, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट दैट वी गाइस नीड टू अंडरस्टैंड इट। देखो, दो चीजें हमेशा काम करती हैं लिटरेचर के स्टूडेंट्स को, चीजों को समझना जरूरी है। When we grab the basic things, we clear each and every point. तो मार्क्सिज्म रेफर करता है कार्ल मार्क्स की आइडियोलॉजी को। आई रिपीट, कार्ल मार्क्स द बिगेस्ट इकोनॉमिक्स, आप बोलते हो सर वन ऑफ द फाउंडर ऑफ सोशियोलॉजी। डेफिनेटली सोसाइटी को लेकर इसने बहुत कंट्रीब्यूशन किया। 19th सेंचुरी में डोमिनेंट था। उसकी सोच ये कहती थी कि हर आदमी जो लिखता है ना, जो लिटरेचर को लिखता है, वो रिफ्लेक्शन होती है उसकी सोसाइटी का, जिस सोसाइटी से वो बिलोंग करता है। सर आप बोलते हो एरिस्टोटल डिफाइन करते हैं रिच क्लास को, और अगर मैं बोलूं सर जो आज के राइटर्स हैं वो मिडिल क्लास मेंटालिटी या गरीब लोगों की सोच को डिफाइन करते हैं, क्योंकि उनका बैकग्राउंड वैसा है। जैसा जिसका बैकग्राउंड होगा वैसा वो लिखेगा, नथिंग रॉन्ग इन इट। तो इसने मार्क्सिज्म को हाईलाइट किया। अगर आप बोलते हो मार्क्सिज्म को डिफाइन करना, तो इट इज द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक, यस इट इज द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक थॉट ऑफ कार्ल मार्क्स। तो मार्क्सिज्म को डिफाइन करना है तो सर दिस इज द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक थॉट ऑफ कार्ल मार्क्स इज नोन एज मार्क्सिज्म। तो जिनके दिमाग में चल रहा है सर मार्क्सिज्म को कैसे डिफाइन करना है, हाउ गोइंग टू डिफाइन मार्क्सिज्म, मार्क्सिज्म होता क्या है? भाई एक आदमी कार्ल मार्क्स था जिसकी पॉलिटिकल इकोनॉमिक थॉट प्रोसेस को मार्क्सिज्म का नाम दिया गया। अभी मार्क्सिज्म दो अलग अलग बेसिस पे चलता है। कई लोग अलग अलग आइडियोलॉजी क्रिएट कर देते हैं और लिटरेचर उनको बोलते हैं लिटरेचर को समझना है तो पहले मार्क्सिज्म को समझो। तो मार्क्सिज्म का कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करता हूं, इसको बड़े आराम से समझना, एंड आई वांट यू गाइस टू बी वेरी टेंटेटिव, बड़े आराम से समझेंगे। देखो दो बेसिक्स आइडियोलॉजीज हैं, एक ए और एक बी। ए बिलोंग करता है एक रिच क्लास को, बी बिलोंग करता है एक पुअर क्लास को। सीरियसली मैंने बोला दो आइडियोलॉजीज ले लेते हैं यार। आपने बोला सर मैं बात करता हूं दो लोगों की, एक बहुत इंटेलिजेंट, एक बहुत डफर। तो डफर की सोच भी डफर जैसी होगी और इंटेलिजेंट की सोच भी इंटेलिजेंस होगी। ये बिलोंगिंगनेस है। मैंने इंटेलेक्चुअल की बात नहीं की, मैं फिलहाल आपकी बात कर रहा हूं जिस सोसाइटी को आप प्रिवील करते हो। अगर मैं एक ऐसी सोसाइटी को बिलोंग करता हूं जो बहुत रिच है, तो आई कैन नॉट थिंक लाइक पुअर। सीरियसली आई कैन नॉट थिंक लाइक पुअर। हाउ राइट? बिकॉज आई हैव नॉट सीन दैट मूवमेंट्स। मैंने वो चीजें देखी नहीं, मेरे को सर्कमस्टेंसेस पता ही नहीं है कि पुअर उस टाइम पे क्या रिएक्ट करेगा। यार आप बोलते हो कि हमारे पास बहुत सारे लीडर्स हैं, कोई पॉलिटिकल लीडर जो पैदा ही पॉलिटिकल पार्टी में हुआ वो एक पुअर को क्या समझेगा? पॉसिबल नहीं है, वो बहुत समझ नहीं सकता, सीरियसली समझ भी नहीं सकता। रीजन क्या है? क्योंकि उसने वो सर्कमस्टेंसेस फेस ही नहीं किए कभी, तो उसके लिए लिख कैसे देगा? मार्क्स ने यहां पे एक चीज क्लियर की थी कि हर आदमी आइडियोलॉजी को रिफ्लेक्ट करता है, जिस सोसाइटी में वो है वो उसको दिखाता है। तो कुछ अलग नहीं किया आपने, आप उसको अलग करने के लिए, उसको बदलने के लिए लिटरेचर को कुछ लिखो। दैट इज मार्क्सिज्म। ये मार्क्सिज्म का थॉट प्रोसेस था। मार्क्सिज्म ने इस चीज को बड़े अच्छे से क्लियर किया कि यार जब आप एक क्लास को बिलोंग करते हो, आपको पता उस क्लास की प्रॉब्लम्स क्या है, तो उसको बदलने के लिए व्हाट यू गाइस आर डूइंग, मतलब उसकी आइडियोलॉजी को डिफाइन करना ही तो मार्क्सिज्म है। दैट व्हाट ही रियली वांट टू से। तो आपने कहा आइडियोलॉजी, द फर्स्ट टर्म दैट कम्स द आइडियोलॉजी, एंड दिस आइडियोलॉजी डेफिनेटली वेरी पर्सन टू पर्सन। ये आपकी आइडियोलॉजी अलग है, मेरी आइडियोलॉजी अलग है। क्यों? आपकी आइडियोलॉजी आपके इकोनॉमिक बेस पे बेटर करती है। देखो मैंने इकोनॉमिक बेस बोला, लुक एट इट, इकोनॉमिक बेस। यस, योर आइडियोलॉजी डिपेंड्स ऑन योर इकोनॉमिक बेस। जैसा इकोनॉमिक बेस होगा हमारी आइडियोलॉजी वैसी हो जाएगी। किसी आदमी के लिए 500 रुपए जस्ट 500 बक्स, ठीक है, बहुत बड़ा अमाउंट है। किसी के लिए 5 लाख रुपए भी बड़ा अमाउंट नहीं है।
तो दिस इज द इकोनॉमिक बेस, ये आइडियोलॉजी रेफर करती है। अब यहां से उनकी सोच डिफाइन होगी, वो उसको फर्क नहीं पड़ेगा, वो सोचेगा नहीं ये क्या 10 बार नहीं सोचेगा। और जो एक आदमी जिसके लिए 500 बहुत मैटर करता है, वो बेचारा सोच सोच के परेशान हो जाएगा, शायद हार्ट अटैक भी हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं, अगर उसे 5 लाख नहीं देने पड़ जाए तो आपने कहा सर दिस इज द टू डिफरेंट आइडियोलॉजीज एंड दिस रेफर्स टू मार्क्सिज्म। मार्क्सिज्म ये बोलता है, मार्क्सिज्म कहता है हर राइटर अपनी आइडियोलॉजी को डिफाइन करता है थ्रू हिज राइटिंग। In other words, we can say the writers reflect their society, their economic background through their work, literal work. तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ मार्क्सिज्म का, मार्क्सिज्म क्या है, मार्क्सिज्म क्लियर क्या है। अब मार्क्सिज्म को समझने के लिए दो चीजें क्लियर होनी चाहिए। पहला बेस, द फर्स्ट इज द बेस एंड द अदर वन इज द सुपर स्ट्रक्चर। आप तो सर बेस और सुपर स्ट्रक्चर क्या है, इन दोनों को समझना हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट वी गाइस नीड टू अंडरस्टैंड बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर। अब आइडियोलॉजी डेफिनेटली वेरी करती है। आपने कहा सर बेस को समझना है, तो बेस क्या होता है, इट्स अ मोड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ पर्टिकुलर स्टेज, आई रिपीट, अ मोड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ पर्टिकुलर स्टेज नाउ ऑफ इट्स डेवलपमेंट। मतलब मोड ऑफ प्रोडक्शन क्या था, एक पर्टिकुलर स्टेज पे जो डेवलपमेंट का काम कर रहा था। तो सर अगर मैं इसको सच बोलूं या आपको रियलिटी में डिफाइन करूं, ये सिंपल सा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात करता है। किसकी बात करता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात करता है। आपको तो बेस डिफाइन करता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब आपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है सर, इसको थोड़ा डिटेल में समझाओ। जिन्होंने इकोनॉमिक्स पढ़ी हो 12th क्लास तक, दे नो व्हाट इज फैक्टर्स प्रोडक्शन। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। आप प्रीवियस के पेपर चेक करना प्लीज, आपको शॉर्ट नोट्स में फैक्टर्स प्रोडक्शन दिख जाएगा, एक नहीं कई बार, सीधे एक नहीं कई बार दिख जाएगा आपको फैक्टर्स प्रोडक्शन। दिस इज लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ये हमारे पास होता है लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ये चार चीजें बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एक्चुअली करते हैं, इनका काम क्या है, क्योंकि ये सोसाइटी को गुड्स प्रोवाइड करते हैं जो सोसाइटी को चाहिए। तो सर ये आपकी आइडियोलॉजी को डिफाइन करता है कि आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है, आपके घर पे कमाने वाले लोग कितने हैं और कितना काम कर रहे हैं, रिजल्ट क्या आ रहा है, और रिजल्ट के बाद आपकी सोच कैसे बन रही है। Honestly, when a family have just one man of earning, मतलब एक आदमी जो कमा रहा है, ठीक है, उस फैमिली की पूरी डिपेंडेंस उस आदमी हो जाएगी, तो उनकी नीड्स भी लिमिटेड हो जाएंगी, उनकी सोच भी लिमिटेड हो जाएगी। वो जब लिखना शुरू करेंगे तो सोचेंगे भी वैसा ही, क्योंकि उनकी इकोनॉमी लिमिटेड है, बिकॉज योर इकोनॉमी इज लिमिटेड। तो दिस इज योर बेस। अब इस कॉन्सेप्ट को पूरा क्लियर करा है, इसी बेस से बनेगा आपका सुपर स्ट्रक्चर। आपने कहा सेकेंड पार्ट हमें पढ़ना है सुपर स्ट्रक्चर। सुपर स्ट्रक्चर क्या होता है, इट इज द आइडियोलॉजी दैट डिपेंड, ऑनेस्टली डिपेंड कंप्लीटली ऑन योर बेस, जो आपके बेस पे डिपेंड करती है। आपने कहा सर आइडियोलॉजी जो डिपेंड करती है या किसी एक पर्टिकुलर चीज को डोमिनेट करती है एक पर्टिकुलर एरा में, जो जनरली मोड्स ऑफ प्रोडक्शन में डिपेंड करती है। तो मेरी आइडियोलॉजी तो यार वहीं से बनेगी ना, मेरा सुपर स्ट्रक्चर। ऑनेस्टली स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर एक आइडियोलॉजी का फ्रेम होना, वो आपकी आइडियोलॉजी का फ्रेम होगी जहां आपका मोड ऑफ प्रोडक्शन काम करेगा। मैंने कहा मेरे पास एक्सेस मनी है, आई हैव एक्सेस मनी 10,000, 20,000, 50,000, 5 लाख, 10 लाख, बस आई कैन इजिली अफोर्ड, तो मैं इसे अफोर्ड कर सकता हूं। तो मेरी आइडियोलॉजी, मेरा सुपर स्ट्रक्चर भी वैसा ही हो जाएगा और मैं उसको वैसे लिखना शुरू कर दूंगा। तो जो मेरे कैरेक्टर्स होंगे मेरे नॉवेल्स में, मेरी पोएट्री में, या मैं कोई प्रोज लिखता हूं, तो मेरी स्टोरी लाइन भी वैसी ही होगी, जिसमें कैरेक्टर्स को इन पैसों के लिए इधर उधर भागना ही नहीं पड़ेगा। और शी मस्ट नॉट बी डिपेंडेंट फॉर द मनी टू अदर्स। लेकिन जब मेरी आइडियोलॉजी या मेरा बेस जो होगा वो वीक सेक्शन को बिलोंग करता होगा, जहां पे पैसे नहीं होंगे, जहां चीजें आपके पास काम नहीं करूंगी, तब आप क्या करेंगे, तो आप अलग अलग फेज को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तब आप एक स्कैर्सिटी को हाईलाइट करोगे। स्कैर्सिटी इज द मदर ऑफ ऑल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। कमी, किसी भी चीज की कमी को स्कैर्सिटी कहा जाता है। तो आप डेफिनेटली इंग्लिश के स्टूडेंट्स हैं, ये तो आपको पता ही होगा, बट इन इकोनॉमिक टर्म्स दैट इज द मदर ऑफ ऑल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। तो आपने कहा ये है मार्क्सिज्म का कॉन्सेप्ट। तो यहां बनती है हमारी आइडियोलॉजी, द आइडियोलॉजी ऑफ मार्क्सिज्म। So when somebody asks you what the ideology of Marxism, it refers to the base and superstructure
of that particular era or the society in which people, especially the writers, those belong to that particular era, how reflect the society. Definitely वो किस तरह सोसाइटी को रेफर करते हैं, ये था हमारा मार्क्सिज्म का कॉन्सेप्ट। अब रह गए क्वेश्चन। सर पेपर जो क्वेश्चन आते हैं वो कैसे आते हैं? मार्क्सिज्म से दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं, इन्हीं दोनों क्वेश्चंस को मोल्ड करके दिया जाएगा आपको। आपने कहा हेयर और देयर, इनके अलावा कुछ नहीं, सिर्फ ये दो तरह के क्वेश्चन क्लियर कर लेना। आपके पेपर में क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए, आंसर यहीं से बनेगा। फर्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन बेस एंड सुपरस्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू मार्क्सिज्म, और comment on the concept of base and superstructure with the reference of Marxist criticism। ये क्वेश्चन बनेगा। देखो क्वेश्चन मोल्ड भी कर दिया मैंने आपको बता दिया, ये क्वेश्चन था हमें जो आना चाहिए। एंड देन नेक्स्ट वन वी आर हैविंग क्रिटिकली एग्जामिन द रोल ऑफ आइडियोलॉजी। आई रिपीट, क्रिटिकली एग्जामिन द रोल ऑफ आइडियोलॉजी इन मार्क्सिज्म। रोल ऑफ आइडियोलॉजी क्या है, मार्क्सिज्म में आइडियलिज्म का क्या रोल है, कैसे काम करता है, उसको डिफाइन करना है। This is just for you guys. I hope concept clear.